हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है। इसके अंदर हमने कितना कर लिया था बच्चे? आपने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर कर लिया था, राइट। अब इसमें क्या करना था, एक टॉपिक इसका रह गया था कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये पूछते हैं तो ये रिपल फैक्टर को भी पूछते हैं, है ना। तो अगर ये रिपल फैक्टर को पूछते हैं उसके साथ में, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब रिपल फैक्टर को भी इसके साथ में बताना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे आपके टॉपिक्स अलग से करवाए थे और रिपल फैक्टर वाले केस दोनों के लिए यहाँ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने क्या किया था, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर लेके चलते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें क्या होता है, पता होता है, वहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ पता थी। ठीक है, क्या कि एक तो हमारे पास जो ERMS वैल्यू होती है वो तो हमने जैसे सेकंड ईयर उसमें आपके फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था कि ERMS किसके इक्वल होता है, E0/2 के इक्वल होता है ना। अब हमने यहाँ से जब आपने RMS ये निकाला था, एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की थी, तो आपने वहाँ पे आपके DC का निकाला था, EDC। ठीक है, वो किसके इक्वल आया था, आपका E0/π के इक्वल आया था। आपने सारी इक्वेशंस को कैलकुलेट किया था ना, और वहाँ पे आपको क्या मिली थी, साइन और कॉस के अलावा एक कांस्टेंट टर्म E0/π ही मिली थी। तो हम क्या बोलते हैं कि ये DC के पार्ट में हमारे पास E0/π हो गया और ERMS कितना हो गया, E0/2 हो गया, है ना। अब ये कहता है कि अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास हो, अगर आपको पता हो, तो आप यहाँ से रिपल फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो हमें यहाँ देखना है। अगर रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। भाई कोई चीज़ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसका फॉर्मूला नहीं पता तो उसको कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, राइट। तो हम पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे रिपल फैक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर क्या होता है आपका, कि जो हमारी AC कंपोनेंट की आउटपुट में जो AC कंपोनेंट है उसकी RMS वैल्यू अपॉन में आउटपुट का DC कंपोनेंट, ये होता है रिपल फैक्टर। ठीक है, तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ RMS value of AC component in the output to the DC component। ठीक है, कंपोनेंट। अब ये कहता है कि अगर ये हम AC कंपोनेंट की RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट, ये दोनों आउटपुट के ही रहेंगे। जो आउटपुट में आपकी RMS वैल्यू आई है AC की, वो अपॉन में DC कंपोनेंट जो आउटपुट की आई है वो। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो R रिपल फैक्टर है मेरा, ये मेरा किसके इक्वल होता है, RMS वैल्यू of AC component in output। ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा DC कंपोनेंट इन आउटपुट। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर इस तरीके से कहना चाह रहे हो तो हम सिंपल इस फैक्टर को तो क्या लिख सकते हैं, EDC, लेकिन वो AC का है। अगर AC का है तो मेरे को तो दोनों DC और इसके अंदर पता है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपने उस फॉर्म में है, तो ये कहता है इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे तो इसके अंदर AC की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, E-RMS की फॉर्म में। लेकिन मेरे को तो किसकी फॉर्म में चाहिए, ये ERMS की फॉर्म में चाहिए। तो हमारे पास जो ERMS जो रेक्टिफायर की आउटपुट आती है वो DC का स्क्वायर प्लस में कितना होता है, ERMS डैश का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ ERMS इज
RMS value of output of rectifier, then ERMS का स्क्वायर इज इक्वल टू EDC का स्क्वायर प्लस में ERMS डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें दोनों की दोनों जो वैल्यू गिवन है वो ERMS और EDC की है, इसका मतलब डैश को इसकी फॉर्म में निकाल लो। अगर इसकी फॉर्म में निकालेंगे तो ERMS डैश का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ERMS का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, EDC का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमें सिंपल वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसको पुट करेंगे तो हमारी रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई है, अंडर द रूट ऑफ ERMS का स्क्वायर माइनस में EDC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आपका EDC हो जाएगी। दोनों वैल्यूज़ आपको पता है, यहाँ मैंने लिखी हुई हैं, जस्ट इनको पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इनको पुट करते हैं। ठीक है, ERMS तो कितना होता है, E0/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में EDC कितना होता है, E0/पाई। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, E0/पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है, EDC, यानी कि E0/ओनली पाई आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चे वो मिलेगा आपको 0.386 E0 डिवाइडेड बाय E0/पाई। ठीक है, तो ये पाई आपका ऊपर आ जाएगा, E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा। और जब इस फैक्टर को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 1.21। इसका मतलब जो रिपल फैक्टर होता है आपका वो कितना होता है, 1.21 होता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट के लिए हम। अब देखिए आगे करते हैं इसके अंदर RMS वैल्यू। आपको क्या निकालना है, रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर इन किसके केस के अंदर रिपल फैक्टर निकालना है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो आपने जैसे पीछे उसमें लिखा था सारी, इसके केस में भी वही चीज़ें लिख के आनी है। ठीक है, और मेन क्या बताना है कि रिपल फैक्टर कितना होता है, ERMS, जो कि आपका किसका है, आउटपुट कंपोनेंट ले रहा है लेकिन AC के लिए। ठीक है, उस वो अपॉन में कितना हो जाएगा आपका EDC कंपोनेंट, ये लिखते हैं। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट ऑफ द वेव उसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं रेक्टिफायर। तो हमने कंसिडर किया है कि जो ERMS है मेरा, वो जस्ट नॉर्मल जो ERMS है वो मेरा क्या आया था, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है। ठीक है, और दूसरा जो मैंने कहा था ERMS डैश, वो मेरी आउटपुट तो है लेकिन किसकी उसमें है, AC कंपोनेंट की उसमें है। ठीक है, AC कंपोनेंट की उसमें है। तो और EDC क्या था आपका, DC कंपोनेंट आउटपुट का। तो आउटपुट वाले हम लेके चलते हैं, ये AC कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल देते हैं। इसीलिए जो रिपल फैक्टर है हमारा वो कितना हो जाता है यहाँ पे, अंडर द रूट ऑफ, क्योंकि इसको इसके फॉर्म में लिखते हैं तो ये ERMS का स्क्वायर माइनस में EDC का स्क्वायर डिवाइडेड में कितना हो जाता है, EDC। अब इसके केस में भी हमें क्या पता होना चाहिए, ERMS और वो DC वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने निकाली हुई है कि हमारी फुल वेव रेक्टिफायर जो होती है उसमें आउटपुट, रेक्टिफायर के आउटपुट के लिए जो ERMS होता है वो कितना होता है, E0/√2 आता है। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह सारी चीज़ें देखी थी तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आई थी साइन और कॉस की छोड़ने के बाद, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म आई थी EDC की वो कितनी आई थी हमारे पास, 2E0/पाई आई थी। तो अब हमें क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ याद करनी है। ठीक है, वैसे तो आपने इनको निकाला भी है। ठीक है, जब डेरिवेशन करोगे तब आपको पता भी चल जाएगा। जस्ट ये रिमेंबर रखना क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर में आई हुई थी। ठीक है, हाफ वेव की कितनी होती है आपकी, E0/2 होती है, और फुल वेव की कितनी होती है, E0/√2 होती है। ठीक है, ऐसे ही ये तो किसकी उसमें था, EMF की फॉर्म में, कि EMF आप इस तरीके से लेके चल रहे हो, करंट लेके चलोगे तो I0/2√2 आ जाएगा, और उसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए I0/2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें ये वैल्यू पता चल गई तो आपका रिपल फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर द रूट ऑफ
ERMS यानी कि वोल्टेज जो आप लेके चल रहे हो उसके RMS का स्क्वायर करना है। तो वैल्यू आपके पास है, ये कितना हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर बाई 2 माइनस में EDC का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 4 ई नॉट का स्क्वायर बाई पाई का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना है EDC की वैल्यू कितनी है 2 ई नॉट बाई पाई है। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.308 ई नॉट डिवाइडेड बाई कितना 2 ई नॉट बाई पाई। ठीक है, तो वो ई नॉट बाई पाई था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 0.308 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 3.14 कर देना है। ठीक है, तो जब ये करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.48। इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो हमारा रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर के केस के अंदर जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर लेके चलते हैं तो 1.21 वैल्यू आती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपकी रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1.21। ठीक है, और जब हम फुल वेव रेक्टिफायर लेके चलते हैं तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी है 0.48 आती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल के केस में जैसे भी वो दे तो इनमें से कोई एक वैल्यू देके इसको भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो इसीलिए एक तो आपको फॉर्म पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, और साथ में क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर आपको रिपल फैक्टर की वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए कि हाफ वेव में कितनी होती है और फुल वेव में कितनी होती है। क्योंकि अगर आप फिजिक्स से MSc करना चाहते हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे बाद में, ठीक है, जैसे नेट का या जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, वहाँ पे क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और साथ में ERMS और EDC की वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट ही आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं कि इसका केस लेके चल रहे हैं तो EDC कितना होगा, आपका आउटपुट में जो डायरेक्ट करंट है वो कितना जा रहा है। ठीक है, तो DC अपना इसमें कितना जा रहा है और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी कितनी होती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। करेक्ट है ना। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इंटीग्रल वाली। ठीक है, एक्चुअली में इसका जो पूरा है वो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट है नेक्स्ट अपना टॉपिक, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म में थोड़ा थोड़ा जो है वो फोरियर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जब तक आप फोरियर इंटीग्रल को नहीं समझोगे ना आपको वो भी करना नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, तो उसको ईजी मैनर में करेंगे, क्या कहना चाहता है वो। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। करेक्ट है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे फोरियर इंटीग्रल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।